ओके। जैसे कि हमने अपने लास्ट सेशन के अंदर देखा था कि हम फॉर्म्स वगैरह को किस तरीके से हम बना सकते हैं। ठीक है, अगर आपको यहाँ पे फॉर्म्स नज़र आ रहे हैं, थोड़ा सा मैं इसको यहाँ पे लाइन ब्रेक्स वगैरह मैं ऐड कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा फॉर्म्स मेरे ऊपर आ जाए। ठीक है, जैसे कि हमने लास्ट सेशन के अंदर हमने ये फॉर्म देखा था कि हम इसको हम कैसे बना सकते हैं, इसके अंदर डेटा वगैरह हम किस तरीके से पास कर सकते हैं। और इसके अलावा हमने देखा था कि इसकी वैलिडेशन वगैरह हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, वैलिडेशन के अंदर भी हमने शॉर्ट हैंड कोडिंग भी हमने देखी थी, और इसके अलावा हम इफ एल्स की कंडीशंस वगैरह भी हमने देखी थी कि वो किस तरीके से हम अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इस सेशन के अंदर हम थोड़ा सा और मजीद डिटेल के अंदर हम देखेंगे कि एपीआईज के थ्रू हम किस तरीके से हम डेटा वगैरह पास कर सकते हैं रिक्वेस्ट के अंदर, और अपने जो आपके पास एपीआईज के अंदर जो आप डेटा पास करते हैं उसको अगर आप मॉडिफाई करना चाहें तो वो किस तरीके से आप मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, मॉडिफाई करने का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल आपके पास एक डेटा है, उस डेटा को अगर आप मॉडिफाई करना चाहें तो वो आप कैसे कर सकते हैं, ये इसके बारे में हम इस सेशन के अंदर हम देखेंगे। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जब भी आपके पास कोई इस तरह के फॉर्म्स होते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली आपके पास इस तरह ऐसा होता है कि खास तौर पे जब आप सिंगल पेज एप्लीकेशंस के ऊपर काम करते हैं तो उनके अंदर आपके पास ये होता है कि जब आप इन फॉर्म्स का डेटा जब आप सबमिट करते हैं तो सबमिट करते वक्त आपको ये वाला डेटा जो है आपको भेजना होता है अपने पास, अपनी एपीआईज के अंदर आपको ये वाला डेटा सेंड करना होता है जो कि आपको रिक्वेस्ट के अंदर आपको नजर आता है। ठीक है, रिक्वेस्ट के अंदर आपको सेंड करना होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको आप ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। कोई भी आप लारावेल कोई भी आप अगर एपीआईज इंटीग्रेट करें, चाहे वो एपीआई आपकी किसी भी प्लेटफॉर्म पे बनी हुई हो, चाहे लारावेल पे या नोड जेएस पे, तो जब भी आप एपीआईज के अंदर जब आप डेटा पास करना चाहते हैं तो वो आपको अपने रिएक्ट जेएस की एप्लीकेशन के थ्रू आपको डेटा पास करना होता है। ठीक है, तो बहुत सारे डेवलपर्स इसके अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं डेटा वगैरह पास करने के ऊपर। उनको समझ में नहीं आता कि वो डेटा जो है वो किस फॉर्मेट में पास करें, और आइदर वो वैलिड डेटा पास कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो ये वाला पार्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जब भी आप कोई भी एपीआई इंटीग्रेट करें। जैसे कि आपको पता है कि सिंगल पेज एप्लीकेशंस के अंदर सर्वर साइड कम्युनिकेशन जो भी आपकी होती है वो एपीआईज के थ्रू होती है, इसके अलावा और कोई दूसरा तरीका आपके पास नहीं होता। तो आप एपीआईज के थ्रू आप अपने सर्वर से, आप अपने डेटाबेस से कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, जो कि आपको बैकएंड डेवलपर आपको प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो रिएक्ट जेएस आपके पास जैसे कि फ्रंट एंड डेवलपमेंट फ्रेमवर्क है, तो इसके अंदर आपको एपीआई से रेलिवेंट सारा काम आपको जो है वो इंटीग्रेशन आपको अपनी सिंगल पेज एप्लीकेशन के अंदर फ्रंट एंड के अंदर आपको करनी होती है। ठीक है, अच्छा, वो करने के लिए आपके पास जैसे हमने यहाँ पे एक पैकेज इंटीग्रेट किया था कुछ दिनों पहले, वो पैकेज का नाम था हमारे पास एक्सियोस। ठीक है, मैं यहाँ पे सिंपल अभी ये करता हूँ कि मैं एक नया मैं एक न्यू कंपोनेंट में यहाँ पे क्रिएट कर देता हूँ। न्यू कंपोनेंट के अंदर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक कंपोनेंट क्रिएट करता हूँ जिसका मैं नाम रख देता हूँ लॉगिन फॉर्म। ठीक है, अच्छा, लॉगिन फॉर्म का कंपोनेंट मैंने यहाँ पे एक सिंपल कॉल किया है, लेकिन अब ये कंपोनेंट मुझे यहाँ पे जाहिर है बनाना भी पड़ेगा। तो लॉगिन फॉर्म का कंपोनेंट बनाने के लिए मैं सिंपल एक अपने कंपोनेंट्स के अंदर जाता हूँ और यहाँ पर मैं एक कंपोनेंट क्रिएट कर देता हूँ लॉगिन फॉर्म के नाम से। ठीक है, लॉगिन फॉर्म डॉट जेएस। ओके, अच्छा, अब यहाँ पर मैं सिंपल जिस तरह से मैंने ये वाले कंपोनेंट्स अपने बनाए थे इसी तरह से मैं ये कंपोनेंट्स यहाँ पे बना देता हूँ, और यहाँ पे एक कंपोनेंट का नाम मैं रख देता हूँ लॉगिन फॉर्म। ठीक है, ये मैंने एक बहुत सिंपल एक कंपोनेंट क्रिएट किया है लॉगिन फॉर्म का। यहाँ पर मैं एक हेडिंग दे देता हूँ लॉगिन नाउ या लॉगिन हेयर। ठीक है, सिंपल मैंने एक कंपोनेंट क्रिएट किया लॉगिन फॉर्म के नाम से। इस कंपोनेंट के अंदर मैंने एक फंक्शन कॉल किया हुआ है और इस फंक्शन के अंदर मैंने यहाँ पे इसको एक्सपोर्ट किया हुआ है। अगर आपको नहीं पता कि ये एक्सपोर्ट क्यों करते हैं, डिफॉल्ट क्यों करते हैं और लॉगिन फॉर्म यहाँ पे क्या आप टाइप करते हैं, तो इसके लिए मैं रिकमेंड करूंगा कि आप पुरानी वीडियोस देख लें, तो आपको इसके बारे में काफी अच्छे तरीके से आइडिया हो जाएगा कि ये कंपोनेंट क्या होते हैं और किस तरीके से आप क्रिएट करते हैं। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर जैसे मैंने एक लॉगिन फॉर्म का कंपोनेंट क्रिएट किया है, तो लॉगिन फॉर्म के कंपोनेंट क्रिएट करने के बाद अब मैं यहाँ पे अगर देखूंगा तो यहाँ पे मेरे पास इस कंपोनेंट की यहाँ पे हेडिंग आ रही है लॉगिन हेयर की, और यहाँ पर मैं इस वाले कंपोनेंट को मैं इस सारे कोड को मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, कमेंट कर देता हूँ, क्योंकि इसकी मुझे फिलहाल जरूरत नहीं है। मैं इस सारे कंपोनेंट को मैं यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ, और यहाँ पर मेरे पास अभी जो मेरे पास कंपोनेंट आ रहा है वो मेरे पास आ रहा है अबाउट का और लॉगिन का। मैं फिलहाल अबाउट को भी कमेंट कर देता हूँ और लॉगिन, अब मेरे पास जो यहाँ पे कंपोनेंट आ रहा है वो आ रहा है सिर्फ लॉगिन का, जो कि मेरे पास डेटा आउट के आ रहा है लॉगिन फॉर्म से। अगर मैं यहाँ पे कुछ भी चेंज करता हूँ तो आपके पास यहाँ पर इधर भी आपके पास यहाँ पे चेंज होकर नजर आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि अब ये वाला कंपोनेंट मेरा कॉल हो रहा है
इस पेज के ऊपर, ठीक है, जो कि मेरा रूट का पेज है। अच्छा, इसके ऊपर अगर फॉर एग्जांपल मैं कोई फॉर्म वगैरह क्रिएट करता हूँ, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे जो फॉर्म मैंने क्रिएट किया था इसी फॉर्म को उठा के अगर मैं यहाँ पे लेकर चला जाता हूँ, या फिर यहाँ पे अगर मैं एक नया फॉर्म भी क्रिएट करूँ, तो इसके अंदर मुझे क्या करना पड़ेगा? इसके अंदर सबसे पहले तो मुझे अपनी स्टेट्स वगैरह सारी वहां पे लेके जानी पड़ेंगी, जो कि मैंने स्टेट्स वगैरह अपनी यहाँ पे बनाई हुई थी, ठीक है। ये स्टेट्स मैं अपनी यहाँ पर मूव कर देता हूँ ताकि ये वाली चीज मेरी एक साइड हो जाए, ठीक है। अपनी स्टेट्स मैंने यहाँ पे मूव कर दी और यहाँ पे यूज स्टेट को मैंने कॉल कर लिया, इंपोर्ट यूज स्टेट फ्रॉम रिएक्ट, ठीक है। इस तरीके से मैंने यहाँ पे कॉल कर लिया अपने यूज स्टेट को, जो कि मेरा यहाँ पे यूज होता है, ठीक है। अच्छा, अगर आपको नहीं पता यूज स्टेट क्यों यूज करते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ। यूज स्टेट हम यूज करते हैं किसी भी स्टेट की वैल्यू को, की इनिशियल वैल्यू सेट करने के लिए हम यूज करते हैं यूज स्टेट, ठीक है, इन सिंपल वर्ड्स। ओके। अच्छा, अब इसके बाद यहाँ पे एक और स्टेट है मेरे पास हैज वैल्यू की। हैज वैल्यू की मेरे पास स्टेट नहीं है, ये मेरे पास एक वेरिएबल है हैज वैल्यू का, इसको भी मैं उठा के अपने पास यहाँ पर मूव कर देता हूँ हैज वैल्यू का, ठीक है। ताकि यहाँ पे जो मेरे पास अनडिफाइंड के एरर्स आ रहे हैं वो एरर्स आना मेरे पास बंद हो जाए, ठीक है। इसी तरीके से ईमेल एड्रेस चेंज हैंडलर, वो सारी चीजें मैंने यहाँ पे कॉल करी हुई थी, ये सारी चीजें भी मैं उठा के वहां पर मैं मूव कर देता हूँ ताकि ये वाले एरर्स आना भी मेरे बंद हो जाए। क्योंकि अभी आपको अगर यहाँ पे नजर आ रहे हैं, अगर अभी आप यहाँ पे नोटिस करेंगे तो यहाँ पे आपको रेड कलर की लाइंस नजर आ रही हैं इसके अंदर, ठीक है। अच्छा, ये क्यों आपको नजर आ रही है? क्योंकि मैं इसका कोड app.js से उठा के मैं लॉगिन फॉर्म के कंपोनेंट के अंदर लेकर आ गया, लेकिन ये वाले जो फंक्शंस हैं, ये वाले फंक्शंस मेरे app.js के अंदर बने हुए थे, लेकिन ये लॉगिन फॉर्म के अंदर नहीं बने हुए, इस वजह से मेरे पास ये एरर्स आ रहे हैं, ठीक है। तो सिंपली अगर मैं यहाँ पे इन फंक्शंस को मैं क्रिएट कर दूंगा, जैसे ईमेल एड्रेस चेंज हैंडलर, पासवर्ड चेंज हैंडलर और कंफर्म पासवर्ड चेंज हैंडलर को अगर मैंने यहाँ पे क्रिएट कर दिया, तो अब आप यहाँ पे नोटिस करेंगे यहाँ पर आपके पास ईमेल एड्रेस चेंज हैंडलर आ गया, पासवर्ड चेंज हैंडलर आ गया और यहाँ पे कंफर्म पासवर्ड चेंज हैंडलर यहाँ पर हमने कॉल कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे कोई एरर भी मेरे पास नहीं आ रहा है। अब मैं अगर यहाँ पे नोटिस करूंगा तो यहाँ पे मेरे पास अभी आ रहा है ईमेल एड्रेस इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। ये मेरे पास क्यों एरर आ रहा है ईमेल एड्रेस इज नॉट डिफाइंड, इसको हम देख लेते हैं। ईमेल एड्रेस इज नॉट डिफाइंड का एरर हमारे पास आ रहा है। अच्छा, ओके, ये एरर हमारे पास आ रहा है इस जगह पे क्योंकि हमने यहाँ से वो स्टेट्स रिमूव कर दी, इस वजह से वो एरर हमारे पास यहाँ पर आ रहा था, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पे नोटिस करेंगे तो आपके पास यहाँ पे अभी कोई एरर नहीं आ रहा ईमेल एड्रेस इज नॉट डिफाइंड वगैरह के, ठीक है। ओके। अच्छा, अभी मेरे पास यहाँ पर कोई एरर नहीं आ रहा, बिल्ड एरर कोई नहीं आ रहा, लेकिन अभी मेरे पास यहाँ पर एक फॉर्म के अंदर एरर आ रहा है जिसके अंदर आ रहा है ऑल फील्ड्स आर रिक्वायर्ड और इनवैलिड पासवर्ड, ठीक है। ऑल फील्ड्स आर रिक्वायर्ड का एरर क्यों आ रहा है? क्योंकि हमने कंफर्म पासवर्ड की फील्ड को एम्प्टी छोड़ा हुआ है, ठीक है। अब जैसे ही आप यहाँ पे पासवर्ड डालेंगे तो अब यहाँ पे आपके पास ऑल फील्ड्स आर रिक्वायर्ड का एरर आपके पास यहाँ से चला गया, लेकिन अब ये एरर दे रहा है मुझे इनवैलिड पासवर्ड का। इनवैलिड पासवर्ड का जो एरर आ रहा है वो इसलिए आ रहा है क्योंकि ये दोनों पासवर्ड आपके मैच नहीं करते हैं, इस वजह से आपके पास इनवैलिड पासवर्ड का एरर आ रहा है, ठीक है। अच्छा, इन पासवर्ड्स को अगर मैच करना होगा तो हम सिंपल यहाँ पे इसके सेम पासवर्ड कॉल कर देंगे, जो कि मैं यहाँ पे रख देता हूँ 12345 12345। अब मेरे पास इनवैलिड पासवर्ड का एरर भी यहाँ से रिमूव हो गया है, ठीक है। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई लॉगिन की एपीआई अगर आपको इंटीग्रेट करनी है, या आपको कोई साइन अप की रजिस्टर की एपीआई आपको इंटीग्रेट करनी है, क्योंकि जब आप कोई भी फॉर्म रजिस्टर करते हैं तो हर फॉर्म के अंदर आपके पास कोई ना कोई एपीआई इंटीग्रेट हो रही होती हैं, जो कि आपको ये सारा डेटा आपको एपीआई के अंदर रिक्वेस्ट के साथ आपको सेंड करना होता है, ठीक है। अच्छा, वो कैसे सेंड करेंगे? वो सेंड करने के लिए जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम कल एक वेबसाइट देख रहे थे रिक्वेस्ट इन एपीआई लॉगिन की, ठीक है। इसके अंदर अगर मैं यही सेम एपीआई अगर मैं कॉल करना चाहूंगा तो ये सेम एपीआई मैं कैसे कॉल कर सकता हूँ? ये सेम एपीआई कॉल करने के लिए मैं सिंपली क्या करूंगा कि लॉगिन फॉर्म के अंदर यहाँ पर मैं एक और फंक्शन में क्रिएट करता हूँ। इस फंक्शन का मैं नाम रख देता हूँ फॉर एग्जांपल लॉगिन हैंडलर, ठीक है। लॉगिन हैंडलर, या फिर मैं रख देता हूँ इसका नाम फॉर एग्जांपल साइन अप हैंडलर। ये नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, इसके अंदर बस ये है कि आपको समझ में आना चाहिए, या फिर इसको आप बेस्ट प्रैक्टिस फॉलो करें। अच्छा, एक बात ध्यान में रखिएगा कि जब भी आप इस तरह के कोई भी नाम आप यहाँ पे रखते हैं फंक्शंस के या वेरिएबल्स के, तो उनके अंदर आप स्पेशल कैरेक्टर्स आप यूज नहीं करते हैं, ठीक है। आप अंडरस्कोर यूज कर सकते हैं, लेकिन ये इसकी बेस्ट प्रैक्टिस नहीं होती। आप यहाँ पर कैमिल केस आप यूज करते हैं। कैमिल केस का मतलब ये होता है कि स्मॉल लेटर से स्टार्ट होता है,
और इसके बाद जो इसके सेपरेटर्स होते हैं, जो आपके अलग अलग वर्ड्स होते हैं, उसके बाद आपका फर्स्ट वर्ड आपका कैपिटल हो जाता है, तो ये आपका कैमिल केस कहलाया जाता है, ठीक है। तो इसकी बेस्ट जो फंक्शंस के नाम होते हैं या फिर जो आपके पास वेरिएबल्स के नाम होते हैं, वो बेस्ट प्रैक्टिस उसकी ये होती है कि आप उसको कैमिल केस में आप फॉलो करें, ठीक है। जो प्रोफेशनल लेवल के ऊपर जो डेवलपर्स होते हैं वो कैमिल केस को फॉलो करते हैं, ठीक है। अच्छा, मैं एक फंक्शन यहाँ पे क्रिएट कर रहा था, ये मेरा फंक्शन है एरो फंक्शन, ठीक है। एरो फंक्शन क्रिएट करने के बाद मैं यहाँ पर सिंपल क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर सिंपल अपने पास एक डेटा क्रिएट करता हूँ। डेटा मेरे पास क्या हो सकता है, फॉर एग्जांपल इसका मैं एक वेरिएबल का नाम रख देता हूँ डेटा, ठीक है। अच्छा, इस डेटा के अंदर मैं वो डेटा यहाँ पे मैप करूंगा जो डेटा मुझे अपनी एपीआई के अंदर सेंड करना है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे लॉगिन, अगर मैं यहाँ पे रजिस्टर की एपीआई को अगर मैं यहाँ पे देखूंगा, तो रजिस्टर की एपीआई को अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको जो डेटा सेंड करना है, रजिस्टर सक्सेसफुल की एपीआई अगर आप देखेंगे तो आपको जो डेटा सेंड करना है वो करना है आपको ईमेल एड्रेस और पासवर्ड, ठीक है। ये दो डेटा आपको यहाँ पे सेंड करना है, जिसके अंदर आपका एक ईमेल एड्रेस आपको सेंड करना है और एक पासवर्ड सेंड करना है रिक्वेस्ट के अंदर, ठीक है। फिर उसके बाद जो आपको रिस्पांस मिलेगा एपीआई से, वो आपको मिलेगा इसकी आईडी और इसका टोकन। ये दो चीजें आपको रिस्पांस के अंदर मिलेगी जो आपके पास रजिस्टर की एपीआई होगी, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर आपको क्या करना है, इसके अंदर आपको सिंपल इस तरह का डेटा फॉर्मेट आपको क्रिएट करना है। इस तरह का डेटा फॉर्मेट क्रिएट करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आप एक वेरिएबल बनाएंगे। इस वेरिएबल के अंदर आप यहाँ पे जो आपको यहाँ पे डेटा सेंड करना है उसके अंदर जो उसकी की है, जो जैसे कि मैंने आपको ये बताया था, ये जो आपका डेटा है ये आपका जेसन फॉर्मेट के अंदर है। और जो भी आपका जेसन फॉर्मेट का डेटा होता है उसको, अगर आपको जेसन फॉर्मेट का नहीं पता क्या होता है और किस तरीके से क्रिएट करते हैं, तो उसके लिए मेरा जो जेसन फॉर्मेट वाला जो सेशन है उसको देख लीजिएगा, उसमें आपको ये चीज़ बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगी कि ये आप किस तरीके से सेंड कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, जेसन के अंदर जैसे कि आपके पास हर डेटा के अंदर आपके पास दो तरह की चीजें होती हैं, एक होती है आपके पास की और एक होती है आपके पास वैल्यू, ठीक है। जिसके अंदर आप की डिफाइन नहीं करते हैं उसके अंदर बाय डिफॉल्ट ये की के तौर के ऊपर उसका इंडेक्स बाय डिफॉल्ट ये डिफाइन कर देता है आपका ब्राउजर, ठीक है। तो बेहतर ये है कि आप जो बेस्ट प्रैक्टिस ये होती है, जो बेस्ट प्रैक्टिस होती है उसके अंदर ये होता है कि आप जो है एक की डिफाइन करें और उस की के हिसाब से उसकी वैल्यू आप डिफाइन करें, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर जैसे एक की आपको नजर आ रही है ईमेल, ठीक है। ईमेल के अंदर आपको नजर आ रहा है ईमेल एड्रेस और पासवर्ड आपको एक की नजर आ रही है, इसके अंदर जो इसकी वैल्यू है वो है इसका पासवर्ड, ठीक है। अच्छा, अब इस तरह का डेटा क्रिएट करने के लिए आपको सिंपल क्या करना पड़ेगा, मैंने ये किया कि यहाँ पे सिंपल मैंने एक वेरिएबल क्रिएट किया डेटा के नाम से। यहाँ पे आप कोई भी वेरिएबल का नाम रख सकते हैं, ठीक है। ये वेरिएबल क्रिएट करने के बाद मैं यहाँ पे सेंड करता हूँ फॉर एग्जाम्पल ईमेल, ठीक है। ईमेल मुझे यहाँ पे सेंड करना है और ईमेल के तौर के ऊपर मुझे यहाँ पे जो सेंड करनी है ईमेल की वैल्यू, ईमेल की वैल्यू मुझे क्या सेंड करनी है, ईमेल की वैल्यू में मुझे सेंड करना है फॉर एग्जांपल ईमेल एड्रेस, ठीक है। ये ईमेल एड्रेस में यहाँ पे रख देता हूँ कि मुझे जो ईमेल एड्रेस मैंने जो इनपुट फील्ड के अंदर जो मैंने इंटर किया है वो ईमेल एड्रेस मुझे वहां पे सेंड करना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये मेरा फॉर्म है, इसके अंदर जो भी ईमेल एड्रेस मैं यहाँ पे इंटर करूंगा वो ईमेल एड्रेस मुझे सेंड करना है अपनी एपीआई के अंदर, ठीक है, अपनी एपीआई की रिक्वेस्ट के अंदर। और पासवर्ड के अंदर भी मुझे वो डेटा सेंड करना है जो कि मैं अपनी पासवर्ड की फील्ड के अंदर इंटर करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो मेरी पासवर्ड की जो स्टेट है, अच्छा, स्टेट के बारे में अगर आप में से किसी को नहीं पता तो पुराने सेशन को देख लीजिएगा, आपको स्टेट का पता चल जाएगा कि स्टेट्स क्या होते हैं, ठीक है। अच्छा, पासवर्ड की जो आपकी वैल्यू है वो है आपकी पासवर्ड, ठीक है। इसके अंदर आपके पास जैसे दो आपके पास अलग अलग स्टेट्स होती हैं, एक होती है आपके पास इसकी वैल्यू जो कि आपको गाइड करते हैं और एक होती है आपके पास सेट पासवर्ड जो कि आपका फंक्शन होता है। इसके थ्रू आप इस पासवर्ड की वैल्यू को आप ओवरराइड कर सकते हैं, ठीक है। तो जब भी आप पासवर्ड को वहां पे इंटर करते हैं तो हम क्या करते हैं, पासवर्ड की वैल्यू को यहाँ पे सेट करते हैं जो भी आपने वहां पे टाइप किया। अच्छा, तो उसके हिसाब से आपकी ये वैल्यू अपडेट हो जाती है। तो यहाँ पे मुझे सेंड करना है पासवर्ड, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं इसको सिंपल कंसोल करके देखना चाहूंगा तो उसको मैं कैसे देख सकता हूँ, उसको देखने देखने के लिए मैं सिंपल यहाँ पर अपना वेरिएबल प्रिंट करवा देता हूँ और यहाँ पर वेरिएबल के साथ में यहाँ पे प्रिंट करवा देता हूँ रिक्वेस्ट डेटा, ठीक है। ये मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए क्रिएट यहाँ पे प्रिंट करवाया ताकि वहाँ पे कंसोल के अंदर जो नजर आए वैल्यू, तो वहाँ पे हमें बस आइडेंटिफाई हो जाए कि वहाँ पे हमने डेटा जो है वो कंसोल हमारा कौन सा कंसोल है जिसको हमें देखना है, क्योंकि एक पेज के ऊपर आपके पास मल्टीपल कंसोल भी हो सकते हैं।
तो ये आपको हेल्प करता है ये आइडेंटिफाई करने में कि आपके पास जो यहाँ पे डेटा आ रहा है वो आपका कौन से कंसोल के अंदर आ रहा है। ठीक है, जैसे अगर अभी आप यहाँ पे देख रहे हैं तो आपके पास अलग अलग टाइप के डेटा यहाँ पर आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे फिल्टर एम्प्लॉयज आ रहा है, ये भी आपके पास एक कंसोल आ रहा है। इसके अलावा आपके पास ये डेटा आ रहा है, फिर उसके अलावा आपके पास और भी काफी सारा डेटा यहाँ पर कंसोल के अंदर आ रहा है। ठीक है, तो ये देखने के लिए आप सिंपल क्या करेंगे, आप सिंपल ये करेंगे कि आप अभी अगर आप यहाँ पे नोटिस करें तो आपका वो वाला डेटा यहाँ पर नहीं आ रहा। उसकी वजह ये है कि आपने ये जो फंक्शन आपने बनाया है, ठीक है, ये फंक्शन आपने कहीं पे यूज नहीं किया। ठीक है, यूज नहीं किया का मतलब ये है कि ये फंक्शन मुझे कब कॉल करना है, ये फंक्शन मुझे कॉल करना है जब मैं रजिस्टर के फंक्शन बटन के ऊपर क्लिक करूंगा, तब मेरा ये फंक्शन कॉल होना चाहिए जो मेरा साइन अप हैंडलर का फंक्शन है। ठीक है जी, आप में से किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं प्लीज। अस्सलामुअलैकुम सर। वालेकुम सलाम। सर ये जो पासवर्ड है, अगर इसको हम देखना चाहें कि हमने क्या डाला है तो वो थोड़ा सा गाड़ी बता दें। जिस टाइप छोटा सा नीचे बॉक्स होता है उसको टिक करते हैं तो वो शो होना शुरू हो जाता है कि जी मैं हमने बता क्या देता डाला है हूँ, सर। मैं बता दूँ। उसका सिंपल तरीका ये है कि आप यहाँ पर एक बनाएं। उसका सिंपल तरीका ये है कि आप यहाँ पे एक स्टेट बना दें। ठीक है, इस स्टेट के अंदर आप रख दें फॉर एग्जांपल शो पासवर्ड या शो पासवर्ड। ठीक है, और यहाँ पे आप कर दें सेट शो पासवर्ड। ठीक है, और यहाँ पे आप इसकी वैल्यू रख दें बाय डिफॉल्ट फॉल्स। ठीक है, ओके। तो जब आप यहाँ पे शो पासवर्ड की वैल्यू जब आपके पास ट्रू होगी तो आप सिंपल क्या करेंगे, आप सिंपल ये करेंगे कि जो आपके पास पासवर्ड का जो इनपुट आपके पास आ रहा है यहाँ पर आप बता देंगे, अगर आपके पास शो पासवर्ड ट्रू हो तो ये इसकी जो टाइप है वो आपकी पासवर्ड कर दे, अदरवाइज इसकी टाइप कर दे टेक्स्ट। ठीक है, और यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं एक बटन बना देता हूँ शो पासवर्ड का। ऑन क्लिक के ऊपर मैं करता हूँ शो पासवर्ड हैंडलर। ठीक है, यहाँ पे मैं कर देता हूँ शो पासवर्ड। ये इसे समझाने के लिए मैं आपको कर रहा हूँ, बाकी आप इसको अपने हिसाब से भी कर सकते हैं। शो पासवर्ड हैंडलर का मैं यहाँ पे एक फंक्शन बना देता हूँ, सेट शो पासवर्ड ट्रू। ठीक है, मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने एक स्टेट बनाई शो पासवर्ड की। इस स्टेट के अंदर मैंने बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू रखी फॉल्स। ठीक है, फिर इसके बाद जब आप शो पासवर्ड के बटन पे जब आप क्लिक करेंगे, इस बटन पे जब आप क्लिक करेंगे तो क्या होगा, एक फंक्शन कॉल होगा शो पासवर्ड हैंडलर का, और इस फंक्शन के अंदर आप क्या कर देंगे, शो पासवर्ड की वैल्यू आप रख देंगे ट्रू। ठीक है, तो अब अगर मैं यहाँ पे कोई पासवर्ड एंटर करता हूँ तो आपको यहाँ पे इसकी वैल्यू नजर आ रही है ट्रू। ठीक है, अच्छा बटन के अंदर मैं फिलहाल इसके ऊपर एक काम ये करता हूँ कि यहाँ पर मैं इसको एरो फंक्शन बना देता हूँ ताकि वो बाय डिफॉल्ट मेरा लोड नहीं हो। ठीक है, और इसके ऊपर मैं टाइप डिफाइन कर देता हूँ बटन, ताकि ये मेरा फॉर्म जो है वो सबमिट नहीं करे। ओके, इस तरीके से आप अपने पासवर्ड को शो कर सकते हैं आसानी से। अच्छा, मैंने क्या रखा है, शो पासवर्ड अगर हो तो टेक्स्ट, अदरवाइज पासवर्ड। ये मैंने कंडीशन अपनी उल्टी रख दी थी। अगर शो पासवर्ड होगा तो इसकी इनपुट की टाइप जो है वो टेक्स्ट होगी, अदरवाइज इसकी टाइप जो है वो पासवर्ड होगी। और इसको मैं यहाँ पे टॉगल भी कर सकता हूँ। टॉगल का मतलब ये है कि अगर मेरा पासवर्ड यहाँ पे, अगर मेरा शो पासवर्ड यहाँ पे ट्रू हो तो उसके अंदर मैं इसको फॉल्स कर देता हूँ, और अदरवाइज मैं इसको कर देता हूँ ट्रू। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे कोई पासवर्ड यहाँ पे एंटर करूंगा और मैं यहाँ करता हूँ शो पासवर्ड, तो अब आप अपने पासवर्ड को यहाँ पे आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, क्लियर है ये ये क्लियर सर है? क्लियर है, ओके, मैं समझा दूं आपको क्लियर है अपना सर। कोड। ओके, यहाँ पर मैंने सिंपल ये क्या किया है, मैं आपको एक दफा समझा देता हूँ अपना कोड, फिर उसके बाद हम आगे चलते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने सिंपल ये किया है कि मैंने एक अलग स्टेट बना दी। इस स्टेट के अंदर मैंने बाय डिफॉल्ट इसकी जो स्टेट यूज स्टेट है ये मैंने फॉल्स रख दिया।
ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट आपका जो शो पासवर्ड है वो आपका फॉल्स में होगा, ठीक है। फिर जब आप अपने इस बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो मुझे क्या करना है, सेट पासवर्ड की मदद से मुझे इसकी वैल्यू चेंज करके ट्रू करनी है, ठीक है। तो वो करने के लिए मैंने सिंपल क्या किया, वो करने के लिए मैंने सिंपल यहाँ पे जब मैं इस बटन पे क्लिक करूंगा तो ये एक फंक्शन कॉल करेगा शो पासवर्ड हैंडलर का। ओके, जब मैं इस फंक्शन को कॉल करूंगा तो फिर यहाँ पर भी मैं चेक करता हूँ कि अगर पहले से पासवर्ड मेरा शो हो रहा है तो उसको मैं फॉल्स कर दूं, अदरवाइज मैं इसकी वैल्यू ट्रू कर दूं। तो जो सेट पासवर्ड के अंदर जो इसकी वैल्यू आएगी वो मेरे पास शो पासवर्ड के अंदर फॉल्स आ जाएगी और ट्रू आ जाएगी इसकी कंडीशन के बेस पे, ठीक है। तो इसकी वजह से आपके पास यहाँ पे ये शो और हाइड हो रहा है, शो पासवर्ड ट्रू और फॉल्स। इसी तरीके से आप यहाँ पर भी अपनी कंडीशन लगा के यहाँ पर भी आप इसको कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे लगा देता हूँ एक कंडीशन, शो पासवर्ड अगर है तो यहाँ पर इसकी जो वैल्यू है वो शो हो जाए, अगर शो पासवर्ड है तो इसकी वैल्यू हो जाए हाइड, और यहाँ पर अगर शो पासवर्ड नहीं है तो इसकी वैल्यू यहाँ पर मैं कर दूं इसकी शो, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पे नजर आएगा हाइड पासवर्ड, अब आपको नजर आ रहा है शो पासवर्ड, ठीक है। इस तरीके से मैं कंडीशन अपनी अप्लाई कर सकता हूँ इजीली। अच्छा, अब यहाँ पर जो मैंने बटन बनाया है, आप चाहें तो इसको बटन को रिमूव करके आप यहाँ पर एक आइकन प्लेस कर दें, शो पासवर्ड का एक आइकन प्लेस कर दें, और उस पर क्लिक करने के ऊपर भी आप ये काम कर सकते हैं। तो आप ये वाला काम किसी भी टैग के ऊपर क्लिक करने पे आप कर सकते हैं। मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए इसको बटन के ऊपर किया ये वाला काम, ठीक है। इसको मैं कमेंट कर देता हूँ फॉर नाउ। अच्छा, कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, मैंने आपको बताया है कि साइन अप हैंडलर के जो आपके पास फंक्शन है, ठीक है। ओके, मैं बता देता हूँ। अच्छा, कंसोल आपके पास क्या काम करता है, कंसोल आपका काम करता है जो भी आपके पास डेवलपर टूल होता है, जो आपके पास ब्राउजर प्रोवाइड करता है। इसके अंदर जब आप कोई भी चीज डेवलप कर रहे होते हैं तो आप अपना कोड चेक करने के लिए आपके पास यहाँ पर एक टैब होता है कंसोल का, जिसके अंदर आप चेक कर सकते हैं अपने कोड की मल्टीपल वैल्यूज, ठीक है। तो जो कंसोल की वैल्यूज होती हैं वो आपके भाई यहाँ पे यूजर को नजर नहीं आती है, लेकिन वो आप यहाँ पे अपनी डेवलपमेंट के लिए आपको डेवलपमेंट में आपकी काफी हेल्प करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कोई एरर आ रहा है, कोई आपका बग आ रहा है जो आपको चेक करना है, आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये बग जो है, एरर जो है कहाँ पर आ रहा है, तो उसको चेक करने के लिए आप कंसोल को यूज करते हैं, ताकि आपको ये पता चले कि आपके पास जो एरर्स वगैरह आ रहे हैं वो किस सेक्शन के अंदर, कौन से कोड के पार्ट के अंदर आपके पास एरर्स आ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर एक कंसोल यहाँ पे लगाया, तो अभी ये कंसोल आपको यहाँ पे नहीं दिखा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्यों नहीं दिखा रहा है, उसकी वजह ये है कि ये कंसोल मैंने कॉल किया है एक फंक्शन के अंदर। ये फंक्शन जब मेरा ट्रिगर होगा उसके बाद मुझे ये कंसोल यहाँ पे नजर आएगा अपने ब्राउजर के अंदर, डेवलपर टूल के अंदर, ठीक है। अच्छा, अब ये फंक्शन ट्रिगर नहीं हो रहा, ये मुझे कैसे पता, ये मुझे इस तरीके से पता है कि जो आपको फंक्शन का जो आपको ये नाम नजर आ रहा है, ये आपको थोड़ा सा आपको डिम होके नजर आ रहा है, मतलब इसकी जो ओपेसिटी है, जो इसका फेड है, ये फेड आउट थोड़ा सा हुआ है, जिसकी वजह से आपको जो है आपको ये पता चल रहा है कि आपके पास ये फंक्शन है कहीं पे यूज नहीं किया, ठीक है। अगर आप इसके ऊपर माउस ओवर करेंगे इस फंक्शन के ऊपर, तब भी आपको यहाँ पे इसका एरर नजर आएगा, साइन अप हैंडलर इज डिक्लेयर्ड बट वैल्यू इज नेवर या नेवर यूज, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ये वाला फंक्शन आपने कहीं पे कॉल नहीं किया। अब ये फंक्शन मुझे कब कॉल करना है, ये फंक्शन मुझे कॉल करना है अपने पास जब मैं रजिस्टर के ऊपर क्लिक करूंगा, तब मेरा ये फंक्शन यहाँ पे कॉल होगा, ठीक है। अब रजिस्टर के ऊपर क्लिक करने पे ये फंक्शन मेरा कैसे कॉल होगा, यहाँ पर मैं सिंपल ये करता हूँ कि रजिस्टर के ऊपर मैं लगा देता हूँ ऑन क्लिक, ठीक है। ऑन क्लिक लगा के मैं यहाँ पे सिंपल डिफाइन कर देता हूँ साइन अप हैंडलर। इसको मैं चाहूँ तो एरो फंक्शन भी मैं यहाँ पे डिफाइन कर सकता हूँ, ठीक है, साइन अप हैंडलर। अच्छा, जब आप यहाँ पे साइन अप हैंडलर का फंक्शन आप यहाँ पे लगाते हैं, तो अब अगर मैं यहाँ पे देखूंगा, अब मेरे पास यहाँ पे इसका जो कलर है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे चेंज हुआ है, क्योंकि अब ये वाला फंक्शन मैंने नीचे यूज कर लिया है, ठीक है। अच्छा, अभी आपके पास ये वाला फंक्शन भी डिम आ रहा है, उसकी वजह ये है कि यहाँ पर जो मेरे पास शो पासवर्ड का जो बटन है तो मैंने कमेंट किया हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि ये वाला फंक्शन मेरा अभी यूज नहीं हो रहा है, इस वजह से ये वाला फंक्शन आपको यहाँ पे डिम होकर नजर आ रहा है, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे इसके क्लिक करूंगा तो अभी आप देखेंगे कि ये क्लिक नहीं हो रहा, उसकी वजह ये है कि अभी ये वाला जो बटन है आपके पास, ये मेरा डिसेबल बटन आ रहा है। डिसेबल क्यों आ रहा है, क्योंकि मेरे पास यहाँ पर एरर्स हैं अपने फॉर्म के अंदर, जो कि मुझे रिजॉल्व करने पड़ेंगे। अच्छा, एरर रिजॉल्व करने के लिए मैं सिंपल ये करता हूँ, यहाँ पे मैं कर देता हूँ 1 2 3
कंफर्म पासवर्ड के अंदर भी मैं कर देता हूँ 123। ठीक है, तो अब मेरे पास जो मेरे फंक्शन हैं, जो मेरा एरर है वो मेरा रिजॉल्व हो गया। अब अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो आपको यहाँ पे मेरा डेटा नजर आ जाएगा रिक्वेस्ट डेटा के अंदर, जिसके अंदर आपको दो चीजें नजर आ रही हैं, एक है ईमेल और एक है आपका पासवर्ड। ठीक है, पासवर्ड वो है जो आपने यहाँ पे एंटर किया है और ईमेल एड्रेस वो है जो आपने यहाँ पे एंटर किया। अगर मैं यहाँ पे ईमेल एड्रेस चेंज करूंगा, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं कर देता हूँ test@gmail.com और फिर मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो आपको यहाँ पे ईमेल एड्रेस नया वाला नजर आएगा test@gmail.com और पासवर्ड के अंदर भी आपको 123 नजर आएगा। ठीक है, अच्छा एक बात ध्यान में रखिएगा कि आपका ये वाला कंसोल आपको जब तक नजर नहीं आएगा, जब तक यहाँ पे ट्रिगर नहीं होगा, जब तक आप वो यहाँ पे क्लिक नहीं करेंगे। ठीक है, अगर मतलब ऐसा नहीं होगा कि आपने यहाँ पे कुछ भी चेंज किया और आपका ये वाला कंसोल ट्रिगर हो रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं होगा। जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तब आपका कंसोल यहाँ पे ट्रिगर होगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे इस फंक्शन को जो मैंने कॉल करवाया हुआ है वो मैंने करवाया हुआ है बटन के क्लिक करने के ऊपर, मैंने ये फंक्शन कॉल करवाया हुआ है साइन अप हैंडलर का। ठीक है, तो जब ये फंक्शन मेरा कॉल होगा तो मेरा ये कंसोल यहाँ पे मुझे डिस्प्ले होगा। ओके, अच्छा इसके बाद भी यहाँ पे कर देता हूँ फॉर एग्जाम्पल admin123 और यहाँ पर भी मैं कर देता हूँ admin123। ओके, अब अगर मैं यहाँ पे रजिस्टर करूंगा तो रजिस्टर करने पे आपको यहाँ पे नजर आएगा जो मेरा रिक्वेस्ट डेटा है, आपको यहाँ पे इसकी वैल्यू नजर आ रही है। अच्छा, अब ये वाली जो वैल्यू है, ये वाली वैल्यू मुझे सेंड करनी है अपनी एपीआई के अंदर। एपीआई के अंदर सेंड करने का मतलब ये है कि मुझे ये वाली वैल्यू अपने पास यहाँ से मुझे सेंड करनी है जो मेरी एपीआई है उसके अंदर। ठीक है, अच्छा मेरी जो एपीआई है उसको कॉल करने के लिए मेरे पास यहाँ पे एक पैकेज है जिसको मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है, उसका नाम है एक्सियोस। ठीक है, एक्सियोस का पैकेज जब आप यहाँ पे कॉल करते हैं तो उस जब आप यहाँ पे एक्सियोस का पैकेज जब आप यहाँ पे यूज करते हैं तो आप जस्ट ये मेक श्योर करिएगा कि आपके पास एक्सियोस यहाँ पर भी आपने इंपोर्ट किया हुआ है, अदरवाइज आपके पास ये एरर दे देगा कि एक्सियोस इज नॉट फाउंड। ठीक है, अच्छा फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस एक्सियोस को यहाँ से अगर मैं हटा देता हूँ और यहाँ पर मैं एक्सियोस का कोड अपना मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, तो अभी अगर आप यहाँ पे नोटिस करेंगे तो ये मुझे यहाँ पर एरर दे रहा है, एक्सियोस इज नॉट डिफाइंड। इसका मतलब ये है कि जब जब भी आप यहाँ पे इज नॉट डिफाइंड का एरर जब भी आप यहाँ पे देखें तो इसका मतलब ये होता है कि आपने जो फंक्शन यहाँ पे यूज किया हुआ है एक्सियोस का या फिर कोई और फंक्शन आपने अगर यहाँ पे यूज किया हुआ है और वो इज नॉट डिफाइंड का एरर दे रहा है, तो इसका मतलब ये है कि वो फंक्शन आपने ऊपर कहीं पे इंपोर्ट नहीं किया हुआ, कहीं पे डिफाइन नहीं किया हुआ। ठीक है, इस वजह से वो आपको एरर दे रहा है। अभी यहाँ पे मैंने ये डिफाइन तो किया हुआ है लेकिन यहाँ पे मेरा कमेंटेड है। कमेंटेड का मतलब कमेंटेड इज इक्वल टू नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो कमेंटेड का मतलब ये है कि ये कोड आपके पास यहाँ पे कमेंट हुआ हुआ है जो सिर्फ आप रीड कर सकते हैं लेकिन ब्राउजर नहीं समझेगा आपको कमेंटेड कोड। ठीक है, तो कमेंट्स को आपको रिमूव करना पड़ेगा। कमेंट करने के लिए आपके पास दो तरीके होते हैं, एक आप डबल स्लैश से भी कमेंट कर सकते हैं जो कि आपको सिंगल लाइन कमेंट देता है। ठीक है, एक कमेंट करने का तरीका होता है कि आप कमेंट इस तरीके से भी कर सकते हैं जो कि आपके मल्टीपल लाइन कमेंट्स होते हैं जो कि आप मतलब अब आपके पास ये पूरा कोड कमेंटेड है। ठीक है, तो ये आपके पास दो अलग अलग तरीके होते हैं कमेंट्स करने के। ठीक है, तो अभी यहाँ पे मेरा एक्सियोस कमेंटेड है। कमेंट को कमेंट करने के लिए शॉर्ट की इसकी होती है कमांड। मैं अगर मैं जैसे मैकबुक यूज कर रहा हूँ तो इसके अंदर मेरे पास शॉर्ट की है कमांड स्लैश। आप अगर विंडोज यूज कर रहे हैं तो आपके पास शॉर्ट की होगी कंट्रोल स्लैश। ठीक है, तो कंट्रोल स्लैश से आप इसको कमेंट कर सकते हैं। ओके, मैंने यहाँ पे एक्सियोस यहाँ पे इंपोर्ट करवाया और जैसे ही आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपके पास एक्सियोस के अंदर से आपका एरर यहाँ से चला गया। ठीक है, अच्छा ये क्लियर है, इसके अंदर कोई कंफ्यूजन किसी को? जी वॉइस अब बेटर है मेरी? जी खालिद साहब, मेरी वॉइस अब बेटर है? नहीं सर, आपकी वॉइस में थोड़ी सी डिस्टॉर्शन आ रही है। काइंडली आप सबको वो कर दें, म्यूट 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 कर दें। किसी ने अपना वो खोला हुआ है माइक वगैरह। ओके, अब सही है मेरी वॉइस? ओके, थैंक यू।
ओके। अच्छा, तो इसके अंदर क्या होता है कि जब भी आप एक्सियोस को यूज करते हैं तो एक्सियोस को यूज करने के बाद आपको यहाँ पे डिफाइन करना होता है आपका मेथड। मेथड आपका क्या होता है? मेथड आपका क्या होता है? मेथड आपका वो होता है जो कि आपको डेवलपर आपको प्रोवाइड करता है कि आपकी जो एपीआई है वो किस मेथड को सपोर्ट करती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पर एपीआई देखेंगे तो आपके पास यहाँ पे मल्टीपल एपीआईज यहाँ पे जैसे ये वाली एपीआई आपकी एक डमी एपीआईज है, ठीक है, जो कि आप अपनी प्रैक्टिस के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं। अच्छा, जो ये वाली एपीआईज हैं आपकी, ये वाली एपीआईज आपकी जो है हर एपीआई के साथ आपको इसका मेथड नजर आ रहा है कि ये गेट की एपीआई है या फिर ये पोस्ट की एपीआई है या फिर ये पुट है, पैच है या डिलीट है। ठीक है, तो ये वाली जो एपीआईज आपकी आ रही हैं, अच्छा ये वाली एपीआई जो आपकी आ रही हैं, इन एपीआईज के हर एपीआईज के साथ आपको इसका एक मेथड आपको नजर आ रहा है। ठीक है, तो ये मेथड आपको यहाँ पे डिफाइन करना होता है एक्सियोस के बाद कि आपकी जो एपीआई है उसका मेथड क्या है। ठीक है, मेथड फॉर एग्जांपल मेरे पास जो एपीआई है जिस जो कि मेरा लॉगिन जो कि मेरी रजिस्टर वाली एपीआई है, इसका मेथड जो है वो मैं देख लेता हूँ, वो मेथड है इसका यहाँ पे पोस्ट। तो इसी तरीके से मैं यहाँ पे यूज करूंगा पोस्ट मेथड। ठीक है, अच्छा पोस्ट के अंदर इस पोस्ट के बाद आप ब्रैकेट ओपन करेंगे और ब्रैकेट क्लोज करेंगे। ठीक है, ब्रैकेट ओपन क्लोज करने के बाद आप यहाँ पे आपको डिफाइन करना होता है आपकी एपीआई का एंड पॉइंट। एंड पॉइंट क्या होता है कि हर एपीआई का आपके पास एक यूआरएल होता है जो कि आपको डिफाइन करना होता है। ठीक है, अच्छा फॉर एग्जांपल ये जो आपके पास रजिस्टर की एपीआई है, इस रजिस्टर की एपीआई के अंदर जो आपका यूआरएल है वो अगर मैं यहाँ पे देखूंगा तो मेरा यूआरएल जो मेरा यहाँ पे बनता है वो बनता है फॉर एग्जांपल ये। ठीक है, reqres.in/API और /register, ये मेरा कंप्लीट यूआरएल है मेरी एपीआई के एंड पॉइंट का। ठीक है, जो कि मुझे डिफाइन करना होता है, ये यूआरएल मैं यहाँ पे डिफाइन करूंगा। अच्छा, अब आप इसके आगे वाले फंक्शन को आप इग्नोर करिएगा प्लीज। ठीक है, आप अभी सिर्फ इतने फंक्शन के ऊपर आप गौर करिएगा। ठीक है, डॉट देन को आप फिलहाल इग्नोर करें। ठीक है, अच्छा ये क्या काम करता है, सिर्फ इतना पार्ट जो है ये आपका क्या काम करता है, ये आपका ये काम करता है कि ये आपकी रिक्वेस्ट को सेंड करता है आपके सर्वर के ऊपर। अच्छा, कौन से सर्वर के ऊपर सेंड करता है? उस सर्वर का यूआरएल आपने यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, ये रिक्वेस्ट सेंड करेगा आपके इस सर्वर पे और इस सर्वर के बाद मतलब reqres.in के ऊपर रिक्वेस्ट सेंड करेगा और इस सर्वर के बाद ये रिक्वेस्ट सेंड करेगा API/रजिस्टर के ऊपर। मतलब ये आपका पूरा सर्वर का ये आपका पूरा राउट है जो कि आपको अपनी एपीआई के अंदर डिफाइन करना होता है। ठीक है, अच्छा कोई भी आपके पास अगर कोई भी डेवलपर आपको कहता है कि आपकी एपीआई आपको कोई एपीआई इंटीग्रेट करनी है तो उसके लिए आपको दो चीजें उससे पूछनी है। एक आपको पूछना है आपकी एपीआई का एंड पॉइंट क्या है और दूसरा आपको पूछना है एपीआई का आपका मेथड क्या है। ठीक है, ये दो चीजें आपको पूछनी है और थर्ड ऑप्शनल है, आप पूछ रहे हैं तो अच्छी बात है। और थर्ड आपको जो चीज रिक्वायर्ड होगी वो आपको रिक्वायर्ड होता है उसका डेटा जो आपको एपीआई के अंदर सेंड करना होता है। ठीक है, ये थर्ड आपकी जो आप रिक्वेस्ट सेंड करते हैं सर्वर को, ये तीन चीजें आपको रिक्वायर्ड होती हैं। ठीक है, ऑप्शनल चीजें और भी काफी सारी होती हैं जो कि आपको पूछनी होती हैं, जो कि आपको डिफाइन करनी होती हैं। ऑप्शनल ऑप्शनल मतलब वो हर सर्वर की रिक्वायरमेंट नहीं होती, लेकिन कुछ सर्वर्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर आपको वो रिक्वायरमेंट आती है जो कि आपको सेंड करनी होती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप जब रिक्वेस्ट की बात करते हैं तो रिक्वेस्ट के अंदर आपके पास आपका एक हेडर्स होते हैं, हेडर्स के अंदर आपके पास रिस्पॉन्स हेडर्स भी होते हैं और रिक्वेस्ट हेडर्स भी होते हैं। ठीक है, वो मैं आपको नेक्स्ट सेशन के अंदर मैं बताता हूँ कि रिक्वेस्ट हेडर्स क्या होते हैं, रिस्पॉन्स हेडर्स क्या होता है। ठीक है, अच्छा हेडर्स आपको पूछने होते हैं, आपको डेटा पूछना होता है कि आपको डेटा क्या सेंड करना है एपीआई के अंदर, और आपको पूछना होता है एंड पॉइंट, और फोर्थ चीज आपको पूछनी होती है एपीआई का मेथड। ठीक है, तो ये तीन चार चीजें हैं जो कि आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं और जो कि आपको पूछना बहुत जरूर, इसके बगैर आप अपनी एपीआई को शायद इंटीग्रेट नहीं कर पाए। ठीक है, मतलब एंड पॉइंट और मेथड के बगैर तो आप बिल्कुल इंटीग्रेट नहीं कर सकते, लेकिन अगर एपीआई के अंदर कोई डेटा रिक्वायर्ड है तो उसके लिए आपको अपना डेटा चाहिए होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई लॉगिन की एपीआई है और अगर आप कोई लॉगिन की एपीआई को इंटीग्रेट कर रहे हैं तो लॉगिन की एपीआई के लिए जाहिर सी बात है कि आपको सर्वर के अंदर आपको ईमेल एड्रेस और पासवर्ड भेजना पड़ेगा। ठीक है, इसका मैं यूज केस में आपको बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल आप जब फेसबुक की ऐप को जब आप लॉगिन करते हैं या फिर आप फेसबुक के मोबाइल को जब आप लॉगिन करते हैं तो समटाइम्स तो
तो वो आपसे क्या पूछता है, वो आपसे दो चीजें पूछता है। एक वो पूछता है आपके पास ईमेल एड्रेस, और दूसरा वो पूछता है पासवर्ड, ठीक है। तो ईमेल एड्रेस और पासवर्ड जब आप इंटर करते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि जो आप ईमेल एड्रेस और पासवर्ड इंटर कर रहे हैं, तो इंटर करने के बाद वो एक एपीआई रिक्वेस्ट को सेंड करता है। मतलब इंटर करने के बाद जब आप लॉगिन के बटन पर क्लिक करते हैं तो वो क्या करता है, एपीआई रिक्वेस्ट सेंड करता है, और एपीआई रिक्वेस्ट के साथ ही वो आपका डेटा सेंड करता है। डेटा क्या सेंड करता है, वो आपका ईमेल एड्रेस और आपका पासवर्ड सेंड करता है, ठीक है। जिसके थ्रू बैकएंड के अंदर ऑब्वियसली ये चेक हो रहा होता है कि आपका ईमेल एड्रेस जो आपने डाला है वो आपने करेक्ट ईमेल एड्रेस डाला है या आपने इनवैलिड ईमेल एड्रेस डाला है, या फिर अगर आपने पासवर्ड डाला है तो आपने करेक्ट पासवर्ड डाला है या इनवैलिड पासवर्ड डाला है, ठीक है। अच्छा, तो जब आप इस चीज को जब आप देखते हैं तो यहाँ पे आपके पास दो तरह की वैलिडेशंस आती हैं। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान में रखिएगा। प्रोफेशनल लेवल पे जब आप काम करते हैं तो आपको ये इन चीजों का ख्याल रखना पड़ता है, ठीक है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं जब आप टेक्निकल लेवल के ऊपर जब आप काम करेंगे और प्रोफेशनल लेवल के ऊपर जब आप काम करेंगे। तो दो, एक चीज का आपको बहुत ज्यादा ख्याल रखना होता है, वो होती है आपके पास क्लाइंट साइड वैलिडेशन, और एक होती है आपके पास सर्वर साइड वैलिडेशन, ठीक है। ये दो चीजें आपके पास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। क्लाइंट साइड वैलिडेशन क्या होती है, क्लाइंट साइड वैलिडेशन होती है जो कि अभी हम यहाँ पर जो कि अभी हमने यहाँ पे इंटीग्रेट करी। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे क्या इंटीग्रेट किया अपनी वैलिडेशन के अंदर, हमने यहाँ पे चेक किया ईमेल एड्रेस और पासवर्ड। अच्छा, हमने यहाँ पे दो तरह की वैलिडेशन हमने अप्लाई करी। एक वैलिडेशन के अंदर हमने चेक किया कि सारी फील्ड हमारे पास कोई भी फील्ड हमारे पास खाली नहीं होनी चाहिए, और दूसरा हमने चेक किया कि पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड हमारा मैच करना चाहिए, ठीक है। रजिस्टर करते वक्त आपको ये क्लाइंट साइड वैलिडेशन आपको चेक करनी पड़ेगी, ठीक है। अच्छा, क्लाइंट साइड